अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये 1940 से कुछ पहले की बात है। ढाका के करीब गोपालगंज के इलाके में एक घर के बाहर हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहा था। हुआ ये था कि चंद मुश्तिल हिंदुओं ने एक मुसलमान नौजवान को अगवा करके घर में बंद कर लिया और इस नौजवान को छुड़वाने के लिए कुछ मुसलमान नौजवानों का एक गिरोह इस घर के ऊपर चढ़ दौड़ा। पहले हिंदुओं से उनकी तू मैं हुई, फिर लाठियां चलने लगीं और देखते ही देखते दोनों तरफ से लोग जख्मी हो गए। इस लड़ाई में एक 17-18 साल का मुसलमान नौजवान ऐसा भी था जो बहुत बेखौफी से हिंदुओं का मुकाबला कर रहा था। एक हिंदू लड़के ने जब उस पर डंडे से वार किया तो उसने डंडा छीनकर मद्दे मुकाबल का ही सर फाड़ दिया। इस नौजवान की बहादुरी की वजह से दूसरे मुसलमान नौजवानों का भी हौसला बढ़ा और उन्होंने इस घर का दरवाज़ा तोड़कर अपने साथी को रिहा करवा लिया। इस बहादुर नौजवान का नाम शेख मुजीबुर रहमान था। शेख मुजीब ने यह लड़ाई तो जीत ली, लेकिन जल्द ही वो एक कानूनी लड़ाई में फंस गया। मुसलमान नौजवानों को अगवा करने वाले हिंदुओं ने उल्टा शेख मुजीब और उसके साथियों पर ही दंगा फसाद का मुकदमा करवा दिया। इस मुकदमे में शेख मुजीब अपने साथियों समेत एक हफ्ते तक जेल में रहे। आखिर शेख मुजीब समेत तमाम गिरफ्तार मुसलमान नौजवानों के ख़ानदानों ने हिंदुओं को 1500 टका देकर ये केस वापस करवाया और यूं शेख मुजीब को रिहाई मिली। लेकिन अपनी रिहाई तक शेख मुजीब एक अहम फैसला कर चुका था जो उसकी ज़िंदगी और बंगाल की तारीख का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसने मुस्लिम लीग ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया। अब वो बंगाल को हिंदुस्तान से अलग करवाना चाहता था। शेख मुजीब का मुस्लिम लीग से तारुफ इस वाक़या से कुछ अर्सा पहले ही हुआ था, जब उसकी हुसैन शहीद सोहरवर्दी से एक सरसरी सी मुलाकात हुई थी। उस वक्त हुसैन शहीद सोहरवर्दी बंगाल में मुस्लिम लीग के टॉप लीडर्स में शुमार होते थे। उन्होंने शेख मुजीब को दावत दी थी कि वो जब भी कलकत्ता आएँ उनसे ज़रूर मिलें। अब के बार शेख मुजीब ख़ास तौर पर कलकत्ता गए और वहाँ हुसैन शहीद सोहरवर्दी से मुलाकात करके मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान ने अपने इलाके गोपालगंज और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में भी मुस्लिम लीग की मकामी तंजीम और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी। कुछ अरसे बाद शेख मुजीब ने कलकत्ता के इस्लामिया कॉलेज में दाखिला लिया तो वहाँ भी वो तलबा के लीडर बन गए और मुस्लिम लीग को मजबूत करते रहे। इस काम में उन्हें कदम कदम पर हुसैन शहीद सोहरवर्दी की भरपूर सपोर्ट हासिल थी। ये उन्हीं की सरपरस्ती का नतीजा था कि चंद बरस में शेख मुजीबुर रहमान मुस्लिम लीग बंगाल के कारकुनों और लीडर्स में एक जाना पहचाना नाम बन गए। ये शेख मुजीब और इन जैसे दीगर कारकुनों की मेहनत का ही नतीजा था कि 1945-46 के इलेक्शन में बंगाल में मुस्लिम लीग जीत गई और मुस्लिम लीग ने सबसे ज़्यादा 113 मुस्लिम नशिस्तें जीत कर बंगाल में अपनी हुकूमत बना ली। हुसैन शहीद सोहरवर्दी बंगाल के नए वज़ीर आज़म बन गए। दोस्तों, उस वक्त इस सूबे के सरबराह को वज़ीर आज़म कहा जाता था। इस कामयाबी से शेख मुजीबुर रहमान बहुत खुश थे, लेकिन इसके साथ ही एक और वाक़या भी हो गया जिसने उन्हें परेशान कर दिया। शेख मुजीब मशरक़ी पाकिस्तान को एक आज़ाद रियासत समझकर इसके लिए मुहिम चला रहे थे। उनका ख्याल था कि वो 1940 की करारदाद के तहत ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक मुस्लिम रियासत की जगह रियासतों के क़याम की बात लिखी थी। यानी उनके ख्याल में बंगाल ने एक अलग आज़ाद रियासत बनना था। लेकिन हुआ ये कि अप्रैल 1946 में दिल्ली में मुस्लिम लीग का एक कन्वेंशन हुआ जिसमें शेख मुजीब भी शरीक थे। इस कन्वेंशन में एक नई करारदाद मंजूर हुई जिसमें मुसलमानों के लिए रियासतों के बजाय रियासत यानी एक वतन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। शेख मुजीब ने अपने लीडर्स की इस बात को भी मान लिया और क़याम पाकिस्तान के साथ पहले की तरह मुखलिस रहे। इस दौरान रास्त इक़दाम का दिन आ गया। हुआ ये कि 1946 में क़ायद-ए-आज़म ने 16 अगस्त को रास्त इक़दाम का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग को हदायत की गई कि वो इस रोज़ हिंदुस्तान भर में हड़ताल करे और पाकिस्तान के हक़ में बड़े पैमाने पर मुज़ाहरे किए जाएँ। इसका मकसद अंग्रेज़ों और हिंदुओं दोनों पर ज़ाहिर करना था कि अब मुस्लिम लीग क़याम पाकिस्तान से कम किसी चीज़ पर राज़ी नहीं। शेख मुजीब ने डायरेक्ट एक्शन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 16 अगस्त को उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मुस्लिम लीग का परचम लहरा दिया। इस वाक़या के एक बरस के अंदर पाकिस्तान आज़ाद हो गया और दो अलग रियासतों की जगह एक ही पाकिस्तान बन गया। क़याम पाकिस्तान के दौरान भी हिंदू मुस्लिम फसादात होते रहे और शेख मुजीब जिस कदर मुमकिन हो सका लोगों की जानें बचाने में लगे रहे। एक पाकिस्तान का क़याम बहुत से बंगाली लीडर्स की तवक्को के ख़िलाफ़ था। वजह यह थी कि शेख मुजीब समेत ये तमाम बंगाली लीडर्स एक आज़ाद मशरक़ी पाकिस्तान की मुहिम चलाते रहे थे,
लेकिन चौंके मुस्लिम लीग बंगाल की आला क़यादत यानी हुसैन शहीद सोहरवर्दी और ख्वाजा नाज़मुद्दीन पाकिस्तानी रियासत को कबूल कर चुके थे, इसलिए इनके बाकी लीडरों यानी शेख मुजीब वगैरह ने भी इसको अपना वतन मान लिया और दो अलग रियासतों के बजाय एक पाकिस्तान जो दो हिस्सों में था इसी को अपना वतन मानकर आगे चलने लगे। इस नए वतन में शेख मुजीबुर रहमान ने एक मुहिब वतन शहरी से एक गद्दार तक का सफ़र कैसे तय किया, और क्या वो गद्दार थे भी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान पहला मसला बंगाली और उर्दू ज़बान का था। अब पाकिस्तान में बंगाली अवाम अक्सरियत में थे और उनकी ज़बान बंगाली को कौमी ज़बान का दर्जा दिया जाना ज़रूरी था, लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तानी हुकूमत ने बंगाली की जगह उर्दू को कौमी ज़बान बनाने का ऐलान कर दिया। बंगाल के उस वक्त के वज़ीर आला ख्वाजा नाज़मुद्दीन भी उर्दू को कौमी ज़बान करार देने के हक़ में मुहिम चला रहे थे, लेकिन शेख मुजीब और उनके साथी इस बात के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने मुतालबा किया कि उर्दू के साथ बंगाली को भी कौमी ज़बान का दर्जा करार दिया जाए, लेकिन जब हुकूमत ने उनके मुतालबे पर कान नहीं धरे तो बंगाली तलबा ने 11 मार्च 1948 को ढाका में सरकारी इमारतों का घेराव कर लिया। इन तलबा पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। इस एहतजाज में शेख मुजीबुर रहमान ने भी भरपूर हिस्सा लिया, बल्कि गिरफ्तारी से भी वो बाल बाल बचे। बंगालियों के एहतजाज के बावजूद कुछ रोज़ के बाद जब क़ायद-ए-आज़म ढाका आए तो उन्होंने भी अपनी तकरीर में उर्दू को ही कौमी ज़बान करार देने का ऐलान कर दिया। क़ायद-ए-आज़म की तकरीर की वजह से वक्ती तौर पर बंगाल की ज़बान की तहरीक कमज़ोर तो हुई, लेकिन 11 सितंबर 1948 को जब क़ायद-ए-आज़म की वफ़ात हुई तो ये तहरीक फिर ज़ोर पकड़ने लगी। दोस्तों, 1956 में पाकिस्तान का जो पहला आइन तैयार हुआ, इसे तैयार करने वालों में शेख मुजीबुर रहमान भी शामिल थे। शेख मुजीब और मशरक़ी पाकिस्तान के दीगर अरकान असम्बली की वजह से ये आइन में बंगालियों का सबसे अहम मुतालबा मान लिया गया, यानी बंगाली ज़बान को भी उर्दू के साथ कौमी ज़बान का दर्जा दे दिया गया। ताहम आइन के तहत कौमी असम्बली में मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान की नशिस्तों की तादाद भी बराबर रखी गई, यानी 155 नशिस्तें हर सूबे को अलाट की गईं। यूँ बज़ाहिर गिले शिकवे ख़त्म हो गए और 1956 के आइन में एक हल्की सी उम्मीद पैदा हो गई कि मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान साथ साथ चल पाएंगे। इस आइन के तहत 1959 में इलेक्शन होना थे। अगर ये इलेक्शन हो जाते और सियासी अमल को जारी रहने दिया जाता तो शायद शेख मुजीब कभी अलहदगी की तरफ ना जाते, लेकिन हुआ ये कि मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने जनरल अयूब की मदद से अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ लगा दिया। असम्बली को बरतरफ और आइन को मुस्तरद कर दिया गया। इस मार्शल लॉ ने सियासी अमल के पर खचे उड़ा दिए। 56 का आइन मनसूख हो गया और बड़े बड़े सियासी लीडर्स गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें एक बार फिर शेख मुजीबुर रहमान भी शामिल थे। और यूँ 1958 का मार्शल लॉ वो वाक़या था जो शेख मुजीबुर रहमान को अलहदगी की तरफ ले गया। दोस्तों, 1961 में जब शेख मुजीब को दोबारा रिहाई मिली तो कुछ ही अरसे बाद उनका सियासी कैरियर एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ ये कि 1963 में अवामी लीग के सरबराह हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो बैरूत में जलावतन थे वो इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल के साथ ही अवामी लीग की क़यादत और मशरक़ी पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल दोनों शेख मुजीब के हाथों में आ गए। अवामी लीग का सरबराह बनने के चंद बरसों बाद तक तो शेख मुजीब ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे लगता कि वो पाकिस्तान तोड़ना चाहते थे, बल्कि इस दौरान उन्होंने एक ऐसा काम किया जो कि पाकिस्तान को बचाने वाला था। उन्होंने अयूब खान के खिलाफ सदारती इलेक्शन में मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की हमायत कर दी। यही नहीं, वो मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की इंतखाबी मुहिम में भरपूर तरीके से शरीक हुए और ये मुहिम चलाते रहे। लेकिन 1965 में जब सदारती इलेक्शन हुए तो फातिमा जिन्नाह को बदतरीन धांधली से हरा दिया गया। अब देखा जाए तो 1965 के सदारती इलेक्शन पाकिस्तान को टूटने से बचाने का आखिरी मौका था, लेकिन ये मौका भी जनरल अयूब की हवा से इक़्तिदार की नज़र हो गया। अगर मोहतरमा फातिमा जिन्नाह सदर बन जाती या इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाते तो मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम और शेख मुजीब भी मुतमईन हो जाते, क्योंकि वो फातिमा जिन्नाह को बहरहाल लीडर तस्लीम करते थे। लेकिन बदतरीन धांधली और फातिमा जिन्नाह की मुसलसल किरदार कुशी से जनरल अयूब खान और उनके हवारियों ने पाकिस्तान बचाने का ये आखिरी मौका भी ज़ाया कर दिया। फातिमा जिन्नाह की हार के बाद शेख मुजीब के सियासी कैरियर का एक और अहम वाक़या भी पेश आया, जो कि अगरतला साजिश केस है। अगरतला साजिश केस का लुबे लुबाब ये था कि शेख मुजीब ने मुबैना तौर पर 1964 में भारतीय शहर अगरतला में इंडियन इंटेलिजेंस के अफसरों से खुफिया मुलाकात की थी। इस मुलाकात में ये मंसूबा बना था कि पाक फ़ौज के बंगाली यूनिट की बगावत के ज़रिए
बांग्लादेश का एक अलग मुल्क कायम किया जाएगा। मशरकी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाएगा। भारत ने इस मकसद के लिए शेख मुजीबुर रहमान और इनके साथियों को मुबैना तौर पर भारी रकूम भी दी थी। अगरतला साजिश केस का मुकदमा जून 1968 में ढाका छावनी में शुरू हुआ। इसमें शेख मुजीब समेत 35 लोग नामजद थे, लेकिन हुकूमत इस साजिश को अदालत में साबित नहीं कर सकी। अगले बरस 22 फरवरी को अगरतला साजिश केस खत्म करके शेख मुजीब को रिहा कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग का आज भी ये सरकारी मौक़िफ़ है कि अगरतला साजिश केस झूठ का पलंदा था। बहरहाल हकीकत जो भी हो, लेकिन शेख मुजीब ने 1971 से पहले बराह रास्त अलहदगी की बात कभी नहीं की थी। वो पाकिस्तान को मुतहद रखते हुए बंगालियों को उनके हकूक़ दिलाने की कोशिश करते रहे और उनके 6 नुकात भी इन्हीं कोशिशों का हिस्सा थे। शेख मुजीबुर रहमान ने अपने मशहूर ज़माना 6 नुकात पहली बार 1966 में पेश किए। इन नुकात में उन्होंने सिर्फ दिफा और खारजा अमूर को मरकज़ी हुकूमत के हवाले करने और बाकी तमाम अमूर सूबों के ज़िम्मे डालने के हवाले करने का मुतालबा किया। उन्होंने मशरकी पाकिस्तान की अलग करेंसी, अलग फॉरेन रिज़र्व यानी अलग स्टेट बैंक और अलग पैरा मिलिट्री फोर्स के क़याम का भी मुतालबा किया था। और जानते हैं ये नुकात शेख मुजीब ने कहाँ पेश किए थे और इन्हें पेश करने से पहले उनके अल्फाज क्या थे।